अभी तक न्यूक्लियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस के साइज के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होगा। अभी स्टेबिलिटी को और हम आगे फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। पीछे चैप्टर्स में हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जाने थे। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या है, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो 2 को। जो बच्चे वीडियो फर्स्ट नहीं देखे होंगे न्यूक्लियस का, वह देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। इसके पीछे हम चैप्टर में एटम पढ़ाए थे, एटम में भी जो भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें लास्ट में न्यूमेरिकल्स कराए थे। उसके बाद बोला गया था कि न्यूक्लियस चैप्टर का थ्योरी चलेगा, घर पर बच्चे बैठकर डिफरेंट कंपटीशन का, जिनको जिस कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है, लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, और लक्ष्य बनाकर अपने कंपटीशन का तैयारी करना है। +2 एक ऐसा क्लास होता है जिसके थ्रू हम सभी चीजों का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह बेसिक क्लास होता है। जैसा कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि बेसिक्स को लेकर किसी भी कंपटीशन तक पहुंचने के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। और अभी हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन हमें बताए, इससे पहले आइंस्टाइन से पहले हमें बताया गया था कि मास जो होता है वह हमेशा कंजर्व होता है, एनर्जी जो होता है वह हमेशा कंजर्व होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि मास जो है एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, यह आइंस्टाइन हमें बताए थे। और एनर्जी, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे वह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें बताए। उसके लिए वह एक फॉर्मूला दिए कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय मास is converted into energy by E is equal to mc स्क्वायर, जहां E जो दिख रहा है बाबू वही एनर्जी है, m मास है, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस फार्मूला या आइंस्टाइन का दिया हुआ फार्मूला है, इस फार्मूला से हम देखते हैं कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी जो होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। फिर हम आगे देखते हैं बाबू कि कन्वर्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट इनटू एनर्जी। एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर जो मास है उसको अब हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मास की जगह तो 1U दिया हुआ है, 1U का मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वैल्यू केजी में 1.66 10⁻⁻27 kg, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तो सिंस हम जानते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो 1.66 10⁻⁻27 3 × 10⁸ का स्क्वायर, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर हम पाएंगे वह जूल में पाएंगे। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो यह एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। यह डायरेक्ट याद रखना है बाबू कि 1 एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि मास जो है एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं
E इक्वल टू mc² से, और हम दिखाएं कि एक एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में जब हम बदलते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलता है। न्यूक्लियस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, खुद उसमें इंटरेस्ट मिलने लगेगा अगर हमें समझ में आने लगेगा। तो समझ में आने के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है और अपने आप को कन्वर्ट करना है पढ़ाई में। जो भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दूसरे से भी चैनल सब्सक्राइब करा लें। डिफेंस के प्रिपरेशन के लिए बच्चे जो अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ते हैं वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने का सोचते हैं, जो कि कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जामिनेशन आपसे एक कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट मांगता है। उस कॉन्सेप्ट के लिए डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? तो जैसा कि हम अभी तक जानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर में उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसमें सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो एटम चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस भी एक स्फेरिकल शेप होता है, अब उसका एक सेंटर मानते हैं। न्यूक्लियस का भी एक स्फेरिकल शेप है, अब उसका सेंटर मानते हैं। तो यह न्यूक्लियस का रेडियस हो गया। देखिए, प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियस के सेंटर से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है और बाद में डेंसिटी कम होने लगता है। यह एक एक्सपेरिमेंटल बात है, ध्यान रखना है कि डेंसिटी जो न्यूक्लियस का होता है, जब हम सेंटर से आगे बढ़ते हैं तो डेंसिटी कांस्टेंट होता है। और न्यूक्लियस बनता किस से है बाबू? तो न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही मेरा न्यूक्लियस बनता है। तो समझो बाबू कि ये जो है एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर। तो अगर हम ध्यान दें कि एटॉमिक मास नंबर अगर अधिक हो, अगर एटम में, एटॉमिक न्यूक्लियस में एटॉमिक मास नंबर अधिक हो, तो और एटॉमिक मास नंबर हम अगर ऐड करेंगे तो डेंसिटी कांस्टेंट होने के कारण साइज बड़ा होते चला जाएगा। समझो बच्चों कि 10 चीज हम इतना में रखे थे, अब हमें 30 चीज रखना है, 30, तो और हम ला के रखेंगे उतना ही स्पेस मेंटेन करके, क्योंकि घना तो करना नहीं है, तो साइज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यानी कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वह उसके एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करेगा। जितना अधिक एटॉमिक मास नंबर होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम उतना ही अधिक होगा। समझ रहे हो बात बच्चों? कि देखो, हम जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलाकर न्यूक्लियस बनाते हैं, और अगर हम 20 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एक न्यूक्लियस का निर्माण किए हैं और हमको 50 अब डालना है, तो 50 डालेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो हमको कांस्टेंट रखना है। यह एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली हम लोग देख चुके हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और स्फीयर का वॉल्यूम के बारे में सभी लोग जानते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, जहां आर जो है रेडियस है न्यूक्लियस का, जहां आर जो है रेडियस है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हम, यह 4/3 पाई तो बाबू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग हटा सकते हैं, तो आर क्यू जो आया वह प्रोपोर्शनल आ गया ए के। तो आर यहां से प्रोपोर्शनल आ गया ए के पावर 1/3। तो आर जो आया मेरा आर नॉट ए के पावर 1/3 आया, जहां आर नॉट जो है एक कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एनसीईआरटी 1.2 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बुक 1.1 भी लिखते हैं, तो ऐसा माना गया है कि 1.1 से 1.2
फेम्टोमीटर के बराबर आर नॉट का वैल्यू होता है। अगर हम इस बेसिस पर अगर आगे बढ़ते हैं तो हम R1 एक रेडियस लेते हैं, तो R0 A1 के पावर 1/3 और R2 अगर हम किसी एटम का न्यूक्लियस का रेडियस लेते हैं तो R0 A2 के पावर 1/3, तो R0 by R2 A1 by A2 के होल पावर 1/3 होता है। यह न्यूमेरिकल्स में पूछता है। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे बाबू कि साइज यानी रेडियस डिपेंड करता है न्यूक्लियस का उसके एटॉमिक मास नंबर पर। एटॉमिक मास नंबर किसका नंबर होता है? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर, यानी 1 न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियॉन जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा, रेडियस उतना ही बढ़ेगा, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे छोटा सा कि एक एल्युमिनियम है 1327 और एक X कोई एलिमेंट है जिसमें 64 उसका एटॉमिक मास नंबर है, इसका अगर रेडियस दे दे न्यूक्लियस का और इसका रेडियस हमें डिमांड करे तो कैसे हम बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि दो एलिमेंट का रेडियस रेशियो, दो एलिमेंट के न्यूक्लियस का रेडियस रेशियो पूछता है अगर उनका एटॉमिक मास नंबर हमें नोन हो। या क्वेश्चन पूछता है कि एक न्यूक्लियस का रेडियस हमें दे देगा तो दूसरा न्यूक्लियस का रेडियस हमसे पूछेगा। तो इसके लिए बस यही लगाना है बाबू, R1 by R2 A1 by A2 के पावर में 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 64 1/3। तो 27 3 के पावर 3 होता है और 64 4 के पावर 3 होता है, यानी 3/4 आ जाएगा। तो रेडियस रेशियो या एक रेडियस कोई दिया हुआ है तो दूसरा रेडियस भी हम लोग निकाल लेंगे। क्या तुम लोग समझ रहे हो बच्चों? तो देखो बाबू ध्यान देना है, साइज ऑफ न्यूक्लियस हम जान गए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम लोग जान गए, एक एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है उसका वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यह अभी तक हम लोग समझ गए। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट अगर समझते हो किसी भी कंपटीशन को तुम निकाल सकते हो, इंक्लूडिंग बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स लाते हुए। सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियस के बारे में कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली कांस्टेंट, इस बात को दिखाने के लिए पूछता है। तो फिर से वही बात आते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बना किससे है बाबू? तो न्यूक्लियॉन से। तो ए जो है एटॉमिक मास नंबर अगर हम मानते हैं, एटॉमिक मास नंबर अगर हम मानते हैं तो इसका मतलब यह टोटल न्यूक्लियॉन्स का नंबर हो गया। वैसे तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा माना गया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के ही मल्टीपल में होता है, प्रोटॉन की ही तरह होता है, केवल न्यूट्रल होता है, तो उसका मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास अभी फिलहाल हम लोग इक्वल ले रहे हैं। तो m जो है मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन हम ले रहे हैं, 1 न्यूक्लियॉन। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ? m इंटू ए। समझो बच्चों, एक न्यूक्लियॉन का मास m है, टोटल संख्या a है, तो टोटल मास हो गया m इंटू ए। ठीक है, टोटल मास। इसमें बहुत सारा चीज हम लोग मान लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबर है, यह सभी बातें हम लोग इसमें एज्यूम कर लिए हैं। रेडियस जो होता है r न्यूक्लियस का, वह R0 a के पावर 1/3 होता है, और फिलहाल हम पढ़े हैं इसको। तो वॉल्यूम जो होगा न्यूक्लियस का वह तो होता है 4/3 पाई r3। तो 4/3 पाई R0 a के पावर 1/3 का क्यूब। तो 4/3 पाई R0 का क्यूब और a। तो इसमें मेरा देता है कि मास अब हमें न्यूक्लियस का पता है, वॉल्यूम हमें पता है।
तो डेंसिटी जो है न्यूक्लियस का रो से डिनोट करते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो आया मास m इंटू ए 4/3 पाई आर का क्यूब, मास इंटू ए 4/3 पाई आर नॉट का क्यू और ए। यह ला चुके हैं वॉल्यूम बाबू। ए से ए कैंसिल हो गया तो रो जो आया 3m 4 पाई आर नॉट का क्यूब। इसमें देखो बाबू एक न्यूक्लियन का मास जो कि कांस्टेंट है, आर नॉट जो कांस्टेंट है 3/4 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट आ गया। यानी न्यूक्लियस बदलेगा, एटम बदलेगा, एलिमेंट बदलेगा तो बदलता क्या है? एटॉमिक मास नंबर। और डेंसिटी जो आया वह एटॉमिक मास नंबर पे इंडिपेंडेंट आ गया, यानी कि लगभग सभी न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली कांस्टेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए यह कांस्टेंट होता है। देखो बच्चों ध्यान दो, डेंसिटी जो होता है वो लगभग वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है। वैसे भी हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि न्यूक्लियस डेंस होता है, क्योंकि टोटल मास तो उसी में रहता है। किसी एटम का टोटल मास न्यूक्लियस में ही होता है, तो डेंसिटी तो ज्यादा होगा ही। तो लिख लेना है बच्चों, नोट्स प्रिपेयर करते जाना है, क्योंकि हमको मार्क्स स्कोर करना भी जरूरी है। अगला पॉइंट है बाबू मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए ध्यान देना है बच्चों। मास डिफेक्ट सबसे पहले मास डिफेक्ट होता क्या है, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वह हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में एक स्फेरिकल शेप ही होता है न्यूक्लियस का, जिसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है, और उसका जो साइज होता है उसके एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम एक न्यूक्लियस ले तो उसमें न्यूक्लियन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ऐसा मेजरमेंट किया गया हम लोग कि एक प्रोटॉन का मास हमें पता था, एक न्यूक्लियस में हमको पता था कि कितना प्रोटॉन है। तो मान लो बाबू कि प्रोटॉन का मास हम मेजरमेंट करके लाए तो 20 यूनिट आया, और न्यूट्रॉन का मास मेजरमेंट करके लाए तो 20 यूनिट आया। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है सभी का मास 20 यूनिट आया, और न्यूट्रॉन का सभी का मास जो आया 20 यूनिट आया, 20 यूनिट्स आए। तो टोटल मास न्यूक्लियॉन्स का क्या हो गया? 40। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितना हो गया? 40। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास निकाले न्यूक्लियस का, मास ऑफ न्यूक्लियस निकाले तो 35 यूनिट आ गया। तो अब यहां पे टेंशन हो गया हम लोग को कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का अलग मास और न्यूट्रॉन का अलग मास जब मिला रहे थे तो 40 आ रहा था, और दोनों को जब कंबाइन करके हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर में मेजरमेंट किए तो 35 आया। 5 कहां गया बात अलग है, लेकिन अभी डिफरेंस जो हुआ वही मास डिफेक्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि आलू लिए हम लोग 5 kg और बैगन लिए हम लोग 4 kg, तो हो जाना चाहिए था 9 kg, लेकिन जब झोला में हम लोग आलू और बैगन दोनों डाले तो 8.5 kg आया। तो आधा kg का जो डिफरेंस आया ना, वही मास डिफेक्ट है। तो वह डिफरेंस जाता क्या है? तो वही जो मास है वह एनर्जी में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियस को बाइंड करता है, और वही बाइंडिंग एनर्जी होता है। समझ रहे हो बच्चों कि न्यूक्लियस जो बनता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो टोटल मास है, न्यूक्लियस का मास उससे थोड़ा कम होता है, और जो डिफरेंस ऑफ मास होता है वह एनर्जी में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी में बनाता है, जिससे न्यूक्लियस बंधा होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। तो मास डिफेक्ट का तो डिफिनीशन हम समझ रहे हैं अब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन
total mass of nucleons and mass of nucleus is called mass defect. मास डिफेक्ट यानी इस स्टेटमेंट से हम इतना तो जान गए हैं, इस समझ से हम इतना तो जान गए हैं कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन, टोटल मास जो न्यूक्लियंस का होता है वह बड़ा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, मास ऑफ न्यूक्लियस से। अब क्यों बड़ा होता है? क्योंकि यही मास एनर्जी में कन्वर्ट करके न्यूक्लियस को बांधने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेबल भी तो होना है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने की एनर्जी की भी तो आवश्यकता है, वही एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर दे रहा है। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि मास डिफेक्ट, जिसे हम डेल्टा एम कहते हैं, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, वही जो 5 है ना, यह एक जस्ट एक एग्जाम्पल है बच्चों। जो हम डाटा बोलते हैं वह जस्ट एक एग्जाम्पल होता है। तो अब यहां पे ध्यान दें, तो प्रोटॉन का मास mp अगर हम लेते हैं, mp एक प्रोटॉन का मास अगर हम mp लेते हैं, तो एक एटम में, एक एलिमेंट में प्रोटॉन का नंबर z के बराबर होता है। z एटॉमिक नंबर होता है, वह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो z इंटू mp टोटल मास हो गया प्रोटॉन का। मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम mn लेते हैं, तो एक न्यूट्रॉन का मास है mn और टोटल न्यूट्रॉन का नंबर होता है a माइनस z। यह सब बातें पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया m। तो जो हम लिखे हैं वह लिख रहे हैं कि mp जो है मेरा मास ऑफ प्रोटॉन है, mn जो है मेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन है, m जो है मेरा मास ऑफ न्यूक्लियस है, और एलिमेंट जो है मेरा वह XZA है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z है, एटॉमिक मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तुम्हारा A है, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हमेशा A माइनस Z होता है। तो समझ रहे हो कि मास डिफेक्ट क्या है? कि एक न्यूक्लियस बनाया गया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकालकर ऐड किया गया, तो देखा गया कि जो मास आया वो न्यूक्लियस के मास से अधिक आया, तो जो डिफरेंस होता है वही मास डिफेक्ट कहते हैं। यह उसका एक फार्मूला हो गया बाबू। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बाइंडिंग एनर्जी। देखो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ध्यान दोगे सभी लोग। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियन से बना होता है। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वह बंधे हुए होते हैं। उसको तोड़ने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए, यानी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें लगता है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो सोचो बाबू कितना लगेगा। न्यूक्लियस अगर बाइंड है 10 जूल एनर्जी से, तो 10 to 10 जूल एनर्जी, मतलब लगभग 10 जूल एनर्जी भी लगेगा उसको तोड़ने में। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी को दूसरे शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कि वह एनर्जी जो न्यूक्लियस को बांध के रखा है। अभी पिछले में हम पढ़ रहे थे मास डिफेक्ट के बारे में कि न्यूक्लियंस का मास जो है अधिक था न्यूक्लियस से। तो अधिक क्यों था? क्योंकि कुछ मास कन्वर्ट हो गया था एनर्जी में, और वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी था जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। यानी मास डिफेक्ट का जो फॉर्मेट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड into energy
बाइंड न्यूक्लियस, यूज्ड टू बाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बांधने के लिए मास डिफेक्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आया बाबू? बाइंडिंग एनर्जी आया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़ रहे थे कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां पर मेरा कौन सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो डेल्टा एम, जो कि मास डिफेक्ट है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो अभी हम पढ़े हैं डेल्टा एम की वैल्यू, जहां डेल्टा एम जो है मेरा वह मास डिफेक्ट है, एलिमेंट है मेरा एक्स जेड ए। जेड एटॉमिक नंबर है, मतलब मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए एटॉमिक मास नंबर है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड के बराबर होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है मेरा वह हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही हम मास डिफेक्ट के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, जेड इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम, यही है मास डिफेक्ट बाबू, जो पीछे बता चुके हैं, इंटू सी स्क्वायर। यह जो एनर्जी मिलेगा हमें, वह हमें जूल में मिलेगा। तो इसे हम लोग फिर से वही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा देर पहले तुम पढ़ चुके हो कि जो भी एनर्जी जूल में हमको मिला था बाइंडिंग एनर्जी में, उसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे मास को, तो वही एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी जेड इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह है बाइंडिंग एनर्जी। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आते हैं। इस चैप्टर्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायरेक्ट फार्मूला पे आता है। इसका कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास डिफेक्ट क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, और साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होता है। यह सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बच्चों पढ़ो। बाइंडिंग एनर्जी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और यह न्यूमेरिकल इसी तरह का, बच्चे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये क्या न्यूमेरिकल है, इजी टाइप का, लेकिन इसी टाइप का न्यूमेरिकल बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों ध्यान दोगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे ही बोल दिया तो मेरा एक काम आसान कर दिया है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे मास डिफेक्ट में। नाइट्रोजन न्यूक्लियस के पास 7 प्रोटॉन है और 14 न्यूक्लियॉन्स हैं। यह एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। मास न्यूक्लियस का दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है। यह एग्जामिनेशन में भी दिया हुआ डाटा होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि जेड इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड के जगह हम लोग 7 लिख दिए क्योंकि प्रोटॉन का नंबर 7 है। Mn का वैल्यू, Mp का वैल्यू, मतलब Mp मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 प्लस A माइनस जेड माने 14 माइनस 7, तो 7 न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बच्चों, इतना कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन तुम लोग को करना है। तो कैलकुलेशन करते समय कैलकुलेटर मोबाइल यूज ना करें, खुद से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। इस अभी तक के वीडियो में दोनों न्यूक्लियाई का वीडियो सभी बच्चे देख लेंगे, कॉन्सेप्ट कर लेंगे, नोट करके नोट्स बना लेंगे
जो भी डाटा अभी दिया गया सभी नोट्स बनाएंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि 6-7 के स्कूलिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरह का टेंडेंसी अपने अंदर डेवलप करेंगे, जिससे कि हम 100 में 100 स्कोर कर सके। और कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही इसेंशियल चीज है।